नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर और अब वक्त है सुपरफास्ट खबरों का। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग से हमारी मांग है कि पारदर्शिता दिखाएं और डिजिटल मतदाता सूची सार्वजनिक करें। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विरोध के बीच कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के नेता आज यानी सोमवार को चुनाव आयोग के दफ्तर में चुनाव आयोग से चर्चा करेंगे। इस बीच चुनाव आयोग ने कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश को चिट्ठी लिखी है और कांग्रेस नेताओं को मीटिंग के लिए दोपहर 12 बजे बुलाया है। चुनाव आयोग की तरफ से पत्र जारी कर चर्चा के लिए बुलाया गया है। इसमें 30 नेताओं को ही आने की इजाजत दी गई है। बता दें कि एसआईआर मुद्दे पर आज पार्लियामेंट परिसर से चुनाव आयोग के ऑफिस तक विपक्ष की तरफ से एक मार्च निकाला जाएगा। ये विरोध मार्च दोपहर 11:30 बजे शुरू होना है। निर्वाचन आयोग की तरफ से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि आपको 10 तारीख को पत्र का संदर्भ देने और यह बताने का निर्देश हुआ है कि आयोग ने उसमें किए गए अनुरोध पर विचार किया है और दोपहर 12 बजे बातचीत के लिए समय देने का निर्णय लिया है। विपक्ष के मार्च के दौरान समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पुलिस बैरिकेड के ऊपर से कूद गए और बीच सड़क पर धरने पर बैठ गए। इस दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा भी नारेबाजी करती नजर आई। दरअसल विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेता बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान मतदाता धोखाधड़ी के आरोपों के विरोध में संसद से भारत के चुनाव आयोग तक मार्च निकाल रहे हैं। बिहार में मतदाता सूची संशोधन के विरोध में विपक्षी सांसदों ने संसद भवन से चुनाव आयोग कार्यालय तक विरोध मार्च शुरू किया है। इस दौरान प्रदर्शनकारी विपक्षी सांसदों को रोकने के लिए परिवहन भवन में पुलिस बैरिकेड्स लगा दिए। यहां उन्हें चुनाव आयोग मुख्यालय की ओर आगे बढ़ने से रोक दिया गया। पुलिस का कहना है कि विपक्षी सांसदों की ओर से इस मार्च के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी। पुलिस की ओर से रोके जाने के बाद अखिलेश यादव, महुआ मोइत्रा समेत कई सांसदों ने बैरिकेड्स पर चढ़ने की कोशिश की। कुछ सांसद बैरिकेड कूदकर बीच सड़क पर धरने पर बैठ गए। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे सांसदों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब सांसदों ने सड़क से हटने से इनकार किया तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत तमाम नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस मार्च में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सिर पर सफेद रंग की टोपी पहन रखी है जिस पर एसआईआर और वोट चोरी लिखा है तथा उन पर लाल रंग का क्रॉस का निशान भी बना है। तो पूरा विपक्ष एकजुट है और लगातार हंगामा कर रहा है। और इसी के साथ आपको बता दें, प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक और कई अन्य दलों के नेता इस प्रदर्शन में शामिल हुए। यूपी विधानसभा सत्र की शुरुआत के साथ ही विपक्ष का प्रदर्शन शुरू हो गया है। सपा विधायकों ने विधानसभा के गेट पर खड़े होकर जमकर नारेबाजी की। उन्होंने बैनर, पोस्टर आदि के जरिए सरकार पर तीखा हमला बोला। आज शुरू हुए विधानसभा के मानसून सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। इसकी बानगी पहले ही सेशन में देखी गई, जब प्रश्नकाल में विपक्ष के हंगामे के चलते स्पीकर सतीश महाना ने 15 मिनट के लिए हाउस को स्थगित कर दिया। इससे पहले सपा विधायक अतुल प्रधान कावड़ लेकर विधानसभा परिसर पहुंच गए। उन्होंने स्कूल मर्जर का विरोध करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार अपने इस कदम से पीडीए के बच्चों को शिक्षा से दूर करना चाह रही है। वहीं मानसून सत्र के पहले दिन सपा विधायक सचिन यादव एक अलग तरह की ड्रेस पहनकर विधानसभा पहुंचे। उन्होंने काले रंग का कुर्ता पहन रखा था जिस पर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आत्महत्या जैसे शब्द लिखे थे। उनकी ड्रेस वैसी ही थी जब कोई छात्र अपनी डिग्री लेने यूनिवर्सिटी जाते समय पहनता है। इस तरह की ड्रेस पहनकर सपा विधायक ने अनोखे अंदाज में सरकार के प्रति अपना विरोध जताया। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को रविवार को चुनाव आयोग ने 2 वोटर आईडी कार्ड रखने के लिए नोटिस दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि उनका नाम राज्य के बांकीपुर और लखीसराय दोनों विधानसभा क्षेत्रों की वोटर लिस्ट में पाया गया है। चुनाव आयोग ने उप मुख्यमंत्री से इस मामले पर 14 अगस्त तक अपना जवाब देने को कहा है। अब इस मामले पर डिप्टी सीएम ने प्रतिक्रिया भी दी है। उन्होंने कहा है कि मैं चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब जरूर दूंगा। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने मीडिया से बातचीत में कहा, निश्चित तौर पर मैं संवैधानिक संस्था का सम्मान करता हूं, मैं जवाब दूंगा और मैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे लोगों की तरह ढोल बजाने वाला नहीं हूं। मुझे संविधान में विश्वास है और मैं संवैधानिक संस्था के नोटिस का जवाब दूंगा और निश्चित तौर पर पारदर्शिता के साथ संस्था अपना काम कर रही है। संस्था का सभी को सम्मान करना चाहिए। हमीरपुर जिले के लोदीपुर नेवादा में अंग्रेजों के समय से महिलाओं के शक्ति और शौर्य के प्रदर्शन के रूप में महिलाओं के दंगल का आयोजन किया जाता है।
कहा जाता है अंग्रेजों के समय में स्वयं की रक्षा के लिए महिलाओं ने यह पराक्रम की कला सीखी थी, जिसको आज भी गांव में महिलाएं अपने शौर्य का प्रतीक मानते हुए दंगल का आयोजन करती हैं, जिसमें बढ़ चढ़कर महिलाएं हिस्सा लेती हैं और पुरुष भी दंगल के आयोजन में अपना सहयोग करते हैं। महिलाओं के दंगल में गांव की महिलाओं ने जमकर अपनी शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन किया। गांव में कजली उत्सव के अवसर पर महिलाओं का दंगल आयोजित किया जाता है। वहीं इस साल भी निवादा के पुरानी बाजार में महिलाओं का दंगल आयोजित किया गया। दंगल का आयोजन मौजूदा ग्राम प्रधान द्वारा कराया जाता है, जिसमें गांव के लोग भी सहयोग करते हैं। गांव के बजरंगा तालाब में कजली विसर्जन के बाद दंगल शुरू हुआ, जिसमें क्षेत्र के महिलाओं सहित सैकड़ों लोग शामिल हुए। बस्ती जिले के सोनहा थाना क्षेत्र के ग्राम कोटली में निर्माणाधीन मकान के छत की शटरिंग गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। घटना में 3 लोग बताया जा रहा है गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें रेस्क्यू टीम ने बाहर निकालने के बाद इनमें से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी घायलों को बस्ती जिला अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है। घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। जिलाधिकारी रवीश गुप्ता और पुलिस अधीक्षक अभिनंद ने घटनास्थल का दौरा किया और घायल मजदूरों की कुशलक्षेम की जानकारी ली। उन्होंने घटनास्थल पर मौजूद अधिकारियों से घटना की विस्तृत जानकारी प्राप्त की और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। ये घटना निर्माण कार्यों में सुरक्षा मानकों की लापरवाही की और इशारा करती है, जिससे इस प्रकार की दुर्घटनाएं हो रही हैं। पुलिस और प्रशासन इस घटना की जांच कर रहे हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। फतेहपुर जिले में एक विवादी बयान ने तनाव उत्पन्न कर दिया है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल ने दावा किया है कि एक प्रसिद्ध मकबरा, जिसे लोग आमतौर पर मकबरा मानते हैं, दरअसल ठाकुर जी का प्राचीन मंदिर है। उनका कहना है कि मकबरे के अंदर त्रिशूल और कमल का फूल नहीं हो सकता, इसलिए ये कोई मकबरा नहीं बल्कि एक मंदिर है। उन्होंने आरोप लगाया कि आक्रांताओं ने इस मंदिर को मकबरे में बदल दिया था। मुखलाल पाल ने अपने समर्थकों से अपील की कि वे आज सुबह 9 बजे विवादित स्थल पर पहुंचकर आरती करें। उनके इस बयान के बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। विवादित स्थल के चारों ओर बैरिकेडिंग कर दी गई है और भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। प्रशासन ने हिंदुवादी संगठनों को विश्वास दिलाया है कि पुरातत्व विभाग ने इस स्थल की जांच कराई जाएगी, ताकि स्थिति को सुलझाया जा सके। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर स्थिति पर नजर बनाए हुए है, ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे। हरियावा थाना क्षेत्र के उत्तरा गांव के पास स्थित नधुलिया तालाब में रविवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ। 20 वर्षीय सुनील कुमार उर्फ करिया पुत्र श्रीराम, जो ग्राम उत्तरा का निवासी था, भैंस चराने के दौरान तालाब में गिर गया और डूबकर अपनी जान गंवा दी। सुनील 4 भाई बहनों में दूसरे नंबर का था और परिवार का सहारा था। जानकारी के अनुसार युवक सुबह गांव के पास बने पशु आश्रय स्थल पर भैंसों को लेकर गया था, लेकिन तालाब में बाढ़ का पानी फैलने के कारण उसे गहराई का अनुमान नहीं हो पाया। अचानक पैर फिसलने से वह गहरे पानी में गिर गया और डूब गया। स्थानीय ग्रामीणों ने पानी में छटपटाने की आवाज सुनी और बचाने की कोशिश की, लेकिन तेज धारा और गहराई के कारण वह मदद नहीं कर सके। सुनील आज दिल्ली जाने वाला था, जहां वह मजदूरी करता था। हादसे की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस और राजस्व टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। थाना प्रभारी वीर बहादुर सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और रिपोर्ट आने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों का कहना है कि बाढ़ के कारण तालाब और निचले इलाकों में खतरा बढ़ गया है और सुरक्षा इंतजाम समय रहते किए जा सकते हैं। खसिया थाना क्षेत्र के प्रेमवलिया में एक बड़ी चोरी की घटना ने पुलिस की रात्रि गश्त की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चोरों ने रात्रि के अंधेरे में इम्तिहान से 5 दुकान को खंगाल डाला और लगभग 10 लाख रुपए की चोरी कर ली। इसमें नकदी, टेंट हाउस की दुकान से 3 जनरेटर की डायनमो और अन्य सामान शामिल है। चोरों ने घंटों तक चोरी की वारदात को अंजाम दिया और इस दौरान पुलिस का रात्रि गश्त बिल्कुल नहीं था। स्थानीय व्यापारियों ने पुलिस से अपनी दुकानों का पहरा देने की बात की थी, लेकिन पुलिस ने गोल मटोल जवाब दिया। इससे चोरों को पूरी छूट मिली और वे बिना किसी डर के चोरी करते रहे। चोर एक पिकअप वाहन से आए थे, जो सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गए। फुटेज में स्पष्ट रूप से पिकअप वाहन की पहचान हो रही है। इस भीषण चोरी की घटना में व्यापारियों और ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। व्यापारियों का कहना है कि पुलिस की लापरवाही के कारण इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं और वे जल्द ही पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के हाईटेक शहर नोएडा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें नौकरी पेशा परिजनों को झंझोर कर रख दिया है। सेक्टर 142 थाना क्षेत्र स्थित पॉश पारस टियारा सोसाइटी में संचालित एक डे केयर सेंटर में 15 महीने की मासूम बच्ची को घरेलू सहायिका ने बेरहमी से पीटा। बताया जा रहा है कि जब परिजन शाम को अपनी बच्ची को लेने पहुंचे तो उसके शरीर पर चोट के गंभीर निशान देख दंग रह गए। संदेह होने पर डे केयर में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई, जिसमें सहायिका द्वारा बच्ची को बेरहमी से पीटते हुए देखा गया। वीडियो में मासूम की चीख और सहायिका की क्रूरता ने सभी को झंझोर कर रख दिया। घटना की शिकायत बच्ची के परिजनों ने थाना सेक्टर 142 में दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। डे केयर संचालकों से भी पूछताछ की जा रही है। ये घटना उन अभिभावकों के लिए चेतावनी है जो अपने बच्चों को डे केयर में छोड़ते हैं। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिला रही है। खबर एयर इंडिया से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां एयर इंडिया के विमानों में लगातार गड़बड़ियों की शिकायत कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच खबर है कि दिल्ली से रायपुर पहुंचे एयर इंडिया विमान के दरवाजे ही नहीं खुले, जिसके कारण यात्री 1 घंटे के विमान के भीतर ही फंसे रहे। दरअसल 160 यात्रियों के साथ एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI 2797 रविवार रात 8:15 पर दिल्ली से रवाना हुई और रात 10:05 पर रायपुर के स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे पर उतरी। एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद विमान का दरवाजा ही नहीं खुला, जिसके कारण करीब 1 घंटे तक यात्री विमान के भीतर ही फंसे रहे। बाद में किसी तरीके से यात्रियों को बाहर निकाला गया। पाकिस्तान में एक बार फिर जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया गया है। घटना पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत के मस्तुंग जिले में हुई है। यहां पटरी पर लगे विस्फोटक के चलते जाफर एक्सप्रेस के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस घटना में 4 लोग घायल हुए हैं। घटना के बारे में जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि जिस वक्त ट्रेन को निशाना बनाया गया, उस वक्त वह पेशावर की ओर जा रही थी। जाफर एक्सप्रेस को इससे पहले भी निशाना बनाया गया था और इस ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया था। पाकिस्तान रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि केट्टा से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्पेस जेन रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन में विस्फोट हुआ था। उन्होंने बताया कि धमाका तब हुआ था जब ट्रेन सुबह 9 बजे 350 यात्रियों को लेकर अपने गंतव्य की ओर निकली थी। पाकिस्तान रेलवे के केट्टा मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मोहम्मद काशिफ ने मीडिया को बताया, रेल की पटरी पर लगे एक बम में जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे केट्टा से पेशावर जा रही ट्रेन के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। अधिकारी ने बताया कि सभी घायल यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। रेलवे कर्मचारियों सहित बचाव दल को घटनास्थल पर भेज दिया गया है। साथ ही फंसे हुए यात्रियों को केटा पहुंचाने के लिए दुर्घटना राहत ट्रेन भी भेजी गई है। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों और पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी है, जबकि पटरियां खाली कराने के लिए बम निरोधक दस्ते को तैनात किया गया है। इस बीच एक अलग बयान में काशिफ ने कहा कि जाफर एक्सप्रेस और बोलन मेल की सेवाएं 14 अगस्त तक निलंबित कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि बोलन मेल 16 अगस्त को अपना परिचालन फिर शुरू करेगी। तुर्की के उत्तर पश्चिमी प्रांत बालिकेसिर में रविवार की शाम 6.1 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें बड़ी तबाही मची है। जानकारी के मुताबिक भूकंप से कई इमारतें ढह गई हैं और एक व्यक्ति की मौत हो गई है। तुर्की के गृह मंत्री ने बताया कि भूकंप के केंद्र सिंदरगी शहर में मलबे से निकाले जाने के कुछ ही देर बाद 81 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि भूकंप के झटकों के कारण 16 इमारतें ढह गईं और 29 लोग घायल हो गए। तुर्की की आपदा प्रबंधन एजेंसी ने बताया कि भूकंप स्थानीय समय अनुसार लगभग 19:53 दर्ज किया गया और इसके झटके इस्तांबुल तक महसूस किए गए। राष्ट्रपति रिसेप तैयप एर्दोगन ने एक बयान जारी कर प्रभावित सभी लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और कहा कि सभी राहत प्रयासों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। उन्होंने एक्स पर लिखा, ईश्वर हमारे देश को किसी भी प्रकार की आपदा से बचाए। खोज और बचाव अभियान सब समाप्त हो गया है और गृह मंत्री ने कहा कि गंभीर क्षति या हताहत होने के कोई अन्य संकेत नहीं मिले हैं। हालांकि सिंदरगी के प्राप्त तस्वीरों में बड़ी इमारतें पूरी तरह से ध्वस्त और मुड़ी हुई धातु और मलबे के विशाल ढेर दिखाई दे रहे हैं। इजराइल लगातार गाजा पट्टी पर हमले कर रहा है। इजरायली हमले में अल जजीरा के 5 पत्रकार भी मार दिए गए। इसकी पुष्टि खुद अल जजीरा की है।
गाजा शहर के अल शिफा अस्पताल के पास इजरायली हमले में अल जजीरा के ये 5 पत्रकार मारे गए हैं। प्रसारणकर्ता के अनुसार मारे गए पत्रकारों में अल जजीरा के संवाददाता भी हैं, अनस अल शरीफ और मोहम्मद करीके, साथ ही कैमरामैन इब्राहिम जहीर, मोअमेन अलीवा और मोहम्मद नौफेल भी शामिल हैं। अल जजीरा ने बताया कि वे उन लोगों में शामिल थे जो अल शिफा अस्पताल के मुख्य द्वार के बाहर प्रेस के लिए लगे एक तंबू में रह रहे थे। इजरायली सेना ने इसी तंबू को निशाना बनाकर हमला किया और 5 पत्रकार मार दिए गए। हमले के तुरंत बाद इजरायली सेना ने एक बयान में अनस अल शरीफ को निशाना बनाने की बात स्वीकार की। साथ ही इजरायली सेना ने दावा किया कि अल शरीफ ने पत्रकार होने का नाटक किया था, वह हमास के साथ था। इजरायल ने अल जजीरा के पत्रकार को आतंकवादी करार देते हुए कहा कि उसने हमास में एक आतंकवादी सेल के प्रमुख के रूप में काम किया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इजरायल डिफेंस फोर्स ने कहा, हमास आतंकवादी अनस अल शरीफ, जो खुद को अल जजीरा पत्रकार बताता है, वह हमास के एक आतंकवादी समूह का प्रमुख था और उसने इजरायली नागरिकों और आईडीएफ सैनिकों पर रॉकेट हमले किए थे। इसके साथ ही आईडीएफ ने कहा, गाजा से मिली खुफिया जानकारी और दस्तावेज, जिनमें रोस्टर, आतंकवादी प्रशिक्षण सूचियां और वेतन रिकॉर्ड शामिल हैं, ये सब साबित करते हैं कि वह अल जजीरा से जुड़ा एक हमास कार्यकर्ता था। प्रेस का बल्ला आतंकवाद के लिए ढाल नहीं बन सकता। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका की धरती से भारत को कीदड़ भभकी दी है। मुनीर ने कहा है कि यदि भारत के साथ भविष्य में युद्ध होता है और उसमें पाकिस्तान के अस्तित्व पर खतरा मंडराता है तो पूरे क्षेत्र को परमाणु युद्ध में झोंक देंगे। बता दें कि पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी देश के सेना प्रमुख ने अमेरिकी धरती से किसी तरह तीसरे देश के खिलाफ परमाणु धमकी दी हो। अमेरिका के टाम्पा शहर में आयोजित डिनर में मुनीर ने कहा, हम परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं। अगर हमें लगा कि हम डूब रहे हैं तो आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में भारत से बुरी तरह मात खाने के बाद अपनी दूसरी अमेरिकी यात्रा के दौरान मुनीर ने सिंधु नदी के नियंत्रण को लेकर भारत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, हम भारत के बांध बनाने का इंतजार करेंगे और जब वह ऐसा करेगा तो हम इसे 10 मिसाइलों से नष्ट कर देंगे। भारत के साथ 4 दिन के संघर्ष के बाद दूसरी बार वॉशिंगटन का दौरा कर रहे पाकिस्तान के सेना प्रमुख मुनीर ने अमेरिका के शीर्ष राजनीतिक और सैन्य नेताओं से मुलाकात की है। टाम्पा में मुनीर ने निवर्तमान अमेरिकी सेंट्रल कमांड कमांडर जनरल माइकल ई कुरुल्ला के सेवानिवृत्त समारोह और एडमिरल ब्रैड कूपर द्वारा कमान संभालने के अवसर पर आयोजित कमान परिवर्तन समारोह में भाग लिया। इससे पहले जून में मुनीर अमेरिका के 5 दिवसीय यात्रा पर गए थे। इस यात्रा के दौरान वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ दोपहर के भोजन में शामिल हुए। आमतौर पर इस तरीके का सम्मान किसी राष्ट्राध्यक्ष या शासन प्रमुख को दिया जाता है। उस मुलाकात के अंत में ट्रंप ने तेल सौदे सहित विभिन्न क्षेत्रों में अमेरिका पाकिस्तान सहयोग बढ़ाने की घोषणा की। अमेरिका में तूफान हेनरिएट शनिवार को फिर से शक्तिशाली हो गया, लेकिन ये हवाई से बहुत दूर है। तूफान का जमीनी इलाकों के लिए फिलहाल कोई खतरा नहीं है। मियामी के नेशनल हरिकेन सेंटर के मुताबिक ये तूफान हवाई के हिलो शहर से करीब 1015 किलोमीटर पूर्व में है और 26 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम उत्तर की ओर बढ़ रहा है। अगले 1-2 दिन में यह और शक्तिशाली हो सकता है। तूफान आइवो भी प्रशांत महासागर में मेक्सिको के दक्षिण पश्चिम में आगे बढ़ रहा है। आइवो की हवा की रफ्तार 85 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई है। यह तूफान बाजा कैलिफोर्निया के किनारे से लगभग 425 किलोमीटर दूर पश्चिम दक्षिण की दिशा में है और 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। किसी भी तूफान के लिए फिलहाल तटीय इलाके में कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है, लेकिन हरिकेन सेंटर ने कहा है कि आइवो तूफान से उठने वाली समुद्री लहरें अगले 1-2 दिन तक प्रायद्वीप के दक्षिणी हिस्से को प्रभावित करती रहेंगी। 5 अगस्त 2025 को हेनरिएट ने पूर्वोत्तर प्रशांत क्षेत्र में ट्रॉपिकल स्टॉर्म का रूप ले लिया था, जो मैक्सिको के बाजा कैलिफोर्निया सूर के दक्षिण पश्चिम में लगभग 1440 किलोमीटर दूर था। उस समय इसकी हवाओं की गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा थी। पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर एक अहम फैसला 12 अगस्त को आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट इमरान खान द्वारा 9 मई की हिंसा से संबंधित मामलों में जमानत नहीं मिलने के खिलाफ दायर अपीलों पर मंगलवार को फिर से सुनवाई शुरू करेगा। रविवार को मीडिया ने इस बारे में एक खबर दी। डॉन अखबार की खबर के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रमुख द्वारा दायर विभिन्न अपील के अनुसार 9 मई 2023 को इस्लामाबाद हाईकोर्ट परिसर से खान की गिरफ्तारी के बाद भड़की हिंसा से संबंधित 8 मामलों में लाहौर हाईकोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी के लिए जमानत देने से इनकार कर दिया था।
एलएचसी ने 9 मई को उनकी गिरफ्तारी की आशंका में सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमलों की योजना बनाने में खान की कथित भूमिका का हवाला देते हुए उनकी जमानत खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने बचाव पक्ष के वकील के अनुरोध पर 29 जुलाई को सुनवाई स्थगित कर दी थी, जिन्होंने कहा था कि मुख्य वकील सलमान सफदर विदेश में है। खबर के अनुसार मंगलवार को पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश यामा अफरीदी की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की 3 न्यायाधीशों की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी, जिसमें न्यायमूर्ति मोहम्मद शफी सिद्दीकी और न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब शामिल हैं। खान पर 9 मई की हिंसा के संबंध में लाहौर में कई मामले दर्ज हैं, जिनमें कथित तौर पर अपने समर्थकों को सरकारी और सैन्य भवनों पर हमला करने के लिए उकसाने का आरोप भी शामिल है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।